हरियाणा में बढ़ती महंगाई को लेकर इंडियन नेशनल लोकदल ने सरकार के खिलाफ प्रदेश व्यापी विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों पर इनेलो नेताओं और कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन कर प्रशासन के माध्यम से सरकार को ज्ञापन सौंपा। पार्टी का आरोप है कि पेट्रोल, डीजल, सीएनजी और एलपीजी की लगातार बढ़ती कीमतों ने आम जनता की मुश्किलों को बढ़ा दिया है। हिसार में इस विरोध प्रदर्शन की अगुवाई इनेलो के राष्ट्रीय संरक्षक और हरियाणा के पूर्व वित्त मंत्री प्रोफेसर संपत सिंह ने की। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कई बार कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट आई, लेकिन उसका लाभ आम लोगों तक नहीं पहुंचाया गया। सड़क पर आए क्योंकि हमने देख लिया कि सरकार कम करने वाली नहीं है। अब ये डीजल के और पेट्रोल के दाम कच्चे तेल से निर्धारित नहीं होते, पहले कच्चे तेल से निर्धारित होते थे। अब कच्चा तेल बढ़े घटे, लेकिन ये रेट तो बढ़े ही बढ़ेंगे, ऐसा सरकार ने सिस्टम बना लिया। सरकार आने से पहले मोदी जी कहते थे कि रुपया तो अस्पताल में आईसीयू में दाखिल है। इसी तरह से डॉलर के बारे में कहते थे, इतना कमज़ोर हो चुका है देश का रुपया। आज मैं पूछना चाहता हूँ उनको, सरकार आपकी आ गई है। आप उस टाइम कहते थे कुप्रबंधन है मौके की सरकार का, आप कहते थे भ्रष्टाचार है मौके की सरकार का, और मजबूत सरकार आएगी तो आपको सस्ता तेल ही मिलेगा और आपके रुपए की कीमत बढ़ेगी। आज रुपए की कीमत गिर गिर कर 96, और आपका जो रुपया है $1 का 96 रुपये पर आ गया है। इनेलो का आरोप है कि पिछले कुछ वर्षों के दौरान पेट्रोल और डीजल पर टैक्स का बोझ भी बढ़ा है, जिससे आम आदमी की जेब पर अतिरिक्त दबाव पड़ा है। पार्टी नेताओं का कहना है कि महंगाई केवल ईंधन तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका असर हर जरूरी वस्तु पर दिखाई दे रहा है। ये आम जनता पे जितना महंगाई का बोझ बढ़ा है, आम जनता पे पड़ेगा। जैसे डीजल है, पेट्रोल है, रसोई गैस है, खाद्य पदार्थों का है, तेल का है। जितनी पिछले 1 वर्ष से हम लगातार देख रहे हैं कि हर चीज़ खाद्य वस्तुओं में 25% तक महंगाई बढ़ी। 1 साल में इतनी महंगाई बढ़ना। पिछले 10 दिनों में डीजल के दाम ₹7.52, पेट्रोल के दाम ₹7.31। पेट्रोल, डीजल सबसे ज़्यादा किसान यूज करता है, ट्रांसपोर्ट होता है, खाद्य वस्तुएं आती। महंगाई के खिलाफ इनेलो का प्रदर्शन, प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन, पेट्रोल डीजल की कीमतों पर सरकार को घेरा, सीएनजी और एलपीजी के दामों पर सवाल, बढ़ती महंगाई को बताया जनता पर बोझ, प्रशासन के जरिए सरकार को सौंपा ज्ञापन, ईंधन कीमतों में राहत की मांग। इधर यमुनानगर में भी इनेलो नेताओं ने सड़कों पर उतरकर बढ़ती महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन किया। नेताओं का कहना है कि डीजल और पेट्रोल की बढ़ती कीमतों का असर केवल वाहन चालकों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि ट्रांसपोर्ट से जुड़ी हुई हर गतिविधि प्रभावित होती है। डीजल महंगा होने से माल ढुलाई की लागत बढ़ जाती है। ट्रक, बस, ट्रैक्टर और अन्य मालवाहक वाहनों के किराए में बढ़ोतरी होती है, जिसका सीधे तौर पर असर सब्जियों, खाद्य पदार्थों, निर्माण सामग्री और रोजमर्रा की जरूरत की चीजों की कीमतों पर पड़ता है। बढ़ते डीजल, पेट्रोल और गैस के दामों को लेकर इनेलो के प्रदर्शन की अलग अलग तस्वीरें सामने आई। अलग अलग जिलों से आई प्रतिक्रियाएं, आइए आपको सुनाते हैं। इधर रोहतक में प्रदर्शन के दौरान जमकर बवाल देखने को मिला, जब इनेलो विधायक अर्जुन चौटाला प्रदर्शन के दौरान एसपी और डीसी से उनकी जमकर नोक-झोंक हुई। आप भी देखिए बहस का ये वीडियो। जरा आप भी देखिए कि किस तरह से अर्जुन चौटाला की एसपी और डीसी से नोक-झोंक हुई। इधर महंगाई के मुद्दे पर कांग्रेस भी सरकार को जमकर घेरती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने भी महंगाई के मुद्दे पर सरकार को घेरा। जो महंगाई का बोझ जनता पे डाला जा रहा है, एलपीजी की बात हो, पेट्रोल की, डीजल की बात हो, सरकार की आर्थिक नीतियों की नाकामी का एक सबूत है। क्योंकि इस सरकार के 12 साल के कार्यकाल में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चा तेल महंगा हुआ। यूपीए की सरकार में कच्चा तेल हमेशा 150 पे रहा था, अब पहली बार 100 पे पहुंचा और अब तो नीचे आ गया दोबारा। लेकिन उसी में ही कितना जो है, पहली बार डीजल, पेट्रोल 100 रुपये तक भी पहुंच गया। एलपीजी गैस का सिलेंडर आज तक कभी इतना महंगा नहीं है जितना हो गया। ये सरकार की आर्थिक नीतियों की नाकामी का ये नतीजा है, और हमारी मांग है कि सरकार इन बढ़े हुए दामों को वापस ले। यहाँ गौर करने वाली बात है कि नए महीने की शुरुआत और शुरुआत के साथ ही आम जनता पर महंगाई का एक और बड़ा असर देखने को मिला। 1 जून से कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के दामों में 42 रुपए तक की बढ़ोतरी कर दी गई। वहीं 5 किलो फ्री ट्रेड एलपीजी सिलेंडर भी महंगा हो गया।
ऐसे में छोटे कारोबारियों, रेहड़ी पटरी संचालकों और होटल रेस्टोरेंट व्यवसाय से जुड़े लोगों पर अतिरिक्त बोझ पड़ने की आशंका है। विपक्ष का दावा है कि लगातार बढ़ रही महंगाई से गरीब और मध्यम वर्ग सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहा है। वहीं सरकार का कहना है कि आम लोगों के हित में कई योजनाएं चलाई जा रही हैं, लेकिन सवाल यही है कि क्या बढ़ती कीमतों के बीच में आम आदमी को राहत मिल पा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और चर्चा का रुख करने से पहले कुछ सवाल आपके सामने रखते हैं, इन्हीं सवालों के जवाब तलाशेंगे। सवाल ये कि क्या महंगाई पर सरकार विफल साबित हो रही है? सवाल जो है उठना लाजमी है और इसीलिए देखिए आज हम ये सवाल उठाएंगे और इन्हीं सवालों के जवाब तलाशेंगे। सवाल ये भी कि इनेलो की ओर से जो प्रदर्शन किया गया है, आखिर अब इस प्रदर्शन का कितना असर देखने को मिलेगा? और सवाल ये भी कि क्या अब महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा बन रहा है? ये 3 सवाल जो हम आपके सामने रख रहे हैं, इन्हीं सवालों के जवाब तलाशेंगे कि क्या महंगाई पर सरकार पूरी तरह से विफल साबित हो रही है। विपक्ष की ओर से आरोप लगाया जा रहा है, आम आदमी इस मुद्दे को उठा रहा है, तो ये सवाल पूछना लाजमी है। सवाल ये भी उठेगा कि इनेलो के इस प्रदर्शन से कितना असर देखने को मिलेगा, क्योंकि प्रदेश के अलग अलग जिलों में इनेलो की ओर से प्रदर्शन किया गया और ये प्रदर्शन कितना असरदार साबित होगा, ये भी देखने वाली बात होगी। और सवाल ये भी कि क्या अब महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा बनती जा रही है? इन्हीं सवालों के जवाब आज की इस बहस में हम तलाशेंगे और विस्तार से समझेंगे। तो देखिए, क्या महंगाई जो सबसे बड़ा मुद्दा अब बनती जा रही है, ये भी बड़ा सवाल है। सवाल ये कि आज जो तस्वीरें हमने देखी हरियाणा में, जो अलग अलग जिलों में इनेलो के जो कार्यकर्ता थे, बड़े पदाधिकारी थे, हरियाणा इनेलो के जो बड़े चेहरे हैं, वो भी सड़कों पर उतरे। उन्होंने महंगाई के खिलाफ हल्ला बोल किया। अर्जुन चौटाला, जिनकी हमने नोक-झोंक भी देखी एसपी के साथ किस तरह से होती हुई नजर आई, वो वीडियो भी हमने आपको दिखाया। तो देखिए, ये वो तमाम पहलू हैं जो कि इस मुद्दे से जुड़े हुए हैं और ऐसे में सवाल उठाना लाजमी है कि आखिर इस प्रदर्शन का क्या कुछ असर देखने को मिलेगा। और चलिए अब इसी मुद्दे पर चर्चा करते हैं। चर्चा करने के लिए हमारे साथ मेहमानों का एक खास पैनल जुड़ चुका है, जिनसे मैं आपका परिचय करा देती हूं। रविंद्र सांगवान जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी से। हरपाल कलामपुरा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी से। विजेंद्र रेड्डी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं इनेलो पार्टी से। और अमित नेहरा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सबसे पहले मैं आज की इस चर्चा की शुरुआत करूंगी अमित नेहरा जी आपके साथ से, और आपसे समझना चाहूंगी, क्योंकि ये दौर जो आया है ऐसा नहीं है कि पहली बार आया है। महंगाई को लेकर हमने देखा कि किस तरह से जब सरकारें बदली हैं तो हल्ला बोल विपक्ष की ओर से किया गया है। तो क्या अब ये मान लिया जाए कि ये हम उसी दौर पर आ गए हैं जब हम देखा करते थे कि महंगाई को लेकर सत्ता में कोई और रहता था और विपक्ष प्रदर्शन करता था? आज समीकरण बदले हैं, लेकिन देश उन्हीं हालातों पर आ गया है। महंगाई एक मुद्दा बन चुकी है और विपक्ष हमलावर हो रहा है, आवाज उठा रहा है आम जनता की महंगाई के मुद्दे पर। देखिए, महंगाई तो हमेशा से ही मुद्दा रही है। जब से ये सृष्टि बनी है ना, तो महंगाई तो होना लाजमी है, लेकिन बहुत ज्यादा महंगाई एक बहुत बड़ा मुद्दा है, ठीक है ना। जब कांग्रेस सत्ता में होती थी तो इनेलो और बीजेपी मिलके हल्ला बोल करते थे। सर माफी के साथ रोकूंगी, थोड़ा आपके फ्रेम में इशू आ रहा है, प्लीज अपना फ्रेम ठीक कर लीजिए, उसके बाद आप कंटिन्यू करिएगा अपनी बात। जी जी, एक अब आए। हेलो जी, ठीक है। मैं कह रहा हूँ कि ये तो एक सनातनी इशू है, शुरू से ही आदिकाल से ही चला आ रहा है। तो विपक्ष का भी धर्म होता है कि सरकार को की आलोचना करे, जो जन विरोधी नीतियां होती हैं उनके प्रति। लेकिन ये भी देखना जरूरी है कि किस परिप्रेक्ष्य में महंगाई है, जानबूझ के तो नहीं है, क्या उसको तरीके से हैंडल नहीं किया गया है। हालांकि इनेलो इस मामले में अगर हरियाणा की बात की जाए तो सबसे ज्यादा मुंह कर रही है जो प्रदर्शन हुए हैं अभी तक। 2014 से पहले अमूमन बीजेपी और इनेलो मिलके प्रदर्शन किया करते थे। फिर 2014 तक इनेलो ने अकेले प्रदर्शन किया। 2019 में जो स्प्लिट हुआ दोनों इस पार्टी में, जेजेपी एक अलग धड़ा बन गया, इनेलो अलग रह गया। तो इनेलो की जो शक्ति है वो बहुत कम रह गई थी।
और धीरे धीरे अब जाके रिवाइव करना शुरू किया है इनेलो ने। आज जो एक प्रदर्शन हुआ है तो काफी समय बाद हम देख रहे हैं कि इनेलो ने अपने आप को थोड़ा सा ये दिखाया है कि हाँ, हम रेस में हैं, हम भी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, हमें भी आप एक विपक्ष मानिएगा। तो फिलहाल मैं तो इतना ही कहना चाहूंगा कि देर आए दुरुस्त आए, और अगर मतलब अमित जी, यहाँ पर आपकी बातों का अगर निष्कर्ष निकालें तो यहाँ एक तीर से दो निशाने हो रहे हैं। एक तरफ जनता का जो मुद्दा है, महंगाई का मुद्दा, आप कह रहे हैं कि वो इनेलो बखूबी उठा रही है, लेकिन दूसरी तरफ जो कहीं अपना अस्तित्व खो बैठी थी इनेलो, वो अब एक बार फिर से रिवैम्प कर रही है। ये असल में इनेलो के साथ दिक्कत ये है कि वो बीजेपी के खिलाफ भी दिखना चाह रही है और दूसरी तरफ वो कांग्रेस के साथ भी जाना नहीं चाह रही है। आप दुविधा समझिए इनेलो की। इनेलो जब भी कोई बात हुई है तो वो कांग्रेस के खिलाफ भी खड़ी दिखाई दी है और बीजेपी के साथ भी वो दिखाने का प्रयास करती है हम बीजेपी के साथ नहीं है। लेकिन क्या है कि जनता ये है कि जनता ने मैंडेट जो ज्यादा दिया है वो कांग्रेस को दिया है एज ए विपक्ष। तो यहाँ पे इनेलो की थोड़ी सी दुविधा बढ़ जाती है। अगर वो कांग्रेस के साथ जाती है, मिलकर प्रदर्शन करती है, तो उस पे कांग्रेसी होने का ठप्पा लगता है, वो जो कि लगवाना नहीं चाहती। हालांकि राजनीति में सारी चीजें स्थायी नहीं होती। गंगा में पानी बहुत ज्यादा बह चुका है, यमुना में पानी बहुत ज्यादा बह चुका है। अब इनको थोड़ा सा देखना भी पड़ेगा कि जनता चाहती क्या है। ठीक है, चलिए ठीक है, रेड्डू जी से ही समझ लेते हैं। रेड्डू जी, जिम्मेदारी तो विपक्ष की आपने बखूबी निभा ली। आज हम लोगों ने सड़कों पर भी देखा कि किस तरह से आप लोग सड़कों पर उतरे, आपने महंगाई के मुद्दे को उठाया। कितना असरदार आप मानते हैं कि ये प्रदर्शन रहा होगा और एक संदेश जरूर गया होगा कि नहीं, इस मुद्दे पर कोई तो आवाज उठा रहा है? दीपिका जी, सर्वप्रथम आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने ये बात कही कि हमने मजबूती से इस मुद्दे को उठाने का काम किया। आज इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी पूर्ण रूप से पूरे हरियाणा प्रदेश में हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के ऊपर सड़कों पर उतरी और पूर्ण रूप से पूरे जोरदार तरीके से हमने इस आवाज को उठाया, क्योंकि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ही हरियाणा प्रदेश में आज के दिन एक ऐसी पार्टी है जो जनता के मुद्दों को गंभीरता से पकड़ती भी है और उनको उठाने का भी काम करते हैं और सरकार तक आवाज पहुंचाने का भी काम करते हैं। आज जो देश और प्रदेश के हालात हैं दीपिका जी, देखिए किस प्रकार से एक महीने में बार बार डीजल और पेट्रोल के, सीएनजी के, पीएनजी के रेट हर रोज लगभग बढ़ाने का काम कर रहे हैं। कल भी इन्होंने गैस के दाम बढ़ाने का काम किया और ऊपर से हमारे हिंदुस्तान की वित्त मंत्री आदरणीय हमारी बहन सीतारमण जी कहते हैं कि अभी तो और भी रेट बढ़ेंगे और भी महंगाई आएगी। आखिर ये जनता को क्यों इतना भयभीत करने का काम कर रहे हैं? पहले कौन से कम बढ़ा दिया आपने, पहले इतने ज्यादा बढ़ा दिए और आगे डराने का काम कर रहे हैं। कम से कम सरकार कहीं तो रुके, कहीं तो स्टैंड ले। ये तो दिन प्रतिदिन बढ़ाते जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात दीपिका जी है कि जो रेट बढ़ाने का रीजन है, कारण है, वो बिल्कुल गलत कारण है। हम मानते हैं, मान लो कोई वैश्विक क्राइसिस आ जाते हैं, कोई वार की स्थिति आती है, कोई ऐसी घटना होती है जो आउट ऑफ कंट्रोल होती है गवर्नमेंट के, तो हम माने कि भाई ये एक मजबूरी है, ऐसा होगा। जब हमारे सब कुछ कंट्रोल में हम रख सकते हैं, हम कंट्रोल में कर सकते हैं, आफ्टर दैट व्हाट इज द मेन रीजन इंक्रीजिंग ऑफ प्राइसेस? व्हाई? ये अभी डीजल और पेट्रोल के ऊपर आके गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट है, हमारी जो है ना नेशनल गवर्नमेंट है, कितना टैक्स ले रही है? 60 से 65% के बीच का इनके ऊपर ये टैक्स वसूलने का काम करते हैं, दोनों मिला करके। भाई अगर आपको लगता है कि कच्चे तेल के दाम बढ़ गए तो गवर्नमेंट अपना टैक्स भी तो कम कर सकते हैं। एक तरफ हम अखबारों में पढ़ते हैं कि इस बार रिकॉर्ड तोड़ जीएसटी का कलेक्शन हुआ है, इस बार रिकॉर्ड तोड़ स्टेट में जीएसटी का कलेक्शन हुआ है। भाई हर बार आप रिकॉर्ड तोड़ टैक्स का कलेक्शन कर रहे हैं तो थोड़ा सा उसमें डाउनफॉल ले लेते, उसमें रियायत दे देते लोगों को। अब एक आम आदमी जो पेट्रोल और डीजल का है, मैं आज सुबह से एक रेडी के ऊपर हमारा, मैं डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट भी हूँ पार्टी का दीपिका जी, हमारा जींद का प्रतिनिधित्व इसकी अगुवाई में कर रहा था और जहां पर हमने धरना लगाया वहां ये दाल रोटी खिलाने वाला है, एक रेडी लगा रखी थी उसने, मैं उसके पास बैठा, मैं बोला भाई चल 2 पराठे लगा दे। सुबह सुबह का टाइम था, 9 बजे हम पहुंच गए। तो मैं कैसा चल रहा तेरा बिजनेस? उसने वो रोने लग गया बेचारा, बोला भाई साहब एक तो ऊपर से काम नहीं है
और ऊपर से ये जो कॉमर्शियल सिलेंडर है 3200 रुपए का मिल रहा है, और जो डोमेस्टिक सिलेंडर है वो 1800 रुपए का मिलने लग गया है हमारे को। अब हम कहाँ से अपना गुजारा करेंगे? एक रेहड़ी वाला रो रहा है, एक दुकान वाला रो रहा है, गृहिणी रो रही है, भाई हम आखिर इतनी महंगाई को कैसे भुगते? क्योंकि इनका सीधा सीधा असर, जैसे गैस का असर पड़ा खाना खिलाने वालों के ऊपर। तो सही बात है विजेंद्र जी, क्योंकि ये एक फूड चेन सप्लाई चेन होती है। अगर पेट्रोल डीजल के दाम अगर बढ़ रहे हैं तो वो पूरी सप्लाई चेन डिस्टर्ब होगी, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ पेट्रोल डीजल के दामों तक सीमित रहेगा, आपके घर तक जो सामान पहुंच रहा है उस पर भी असर, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन तो होता ही है, लाजमी है कि वो कॉस्ट बढ़ेगी। मैं लौटूंगी आपके पास में। हरपाल जी, इनेलो तो आवाज उठा रही है प्रदेश में, क्या कांग्रेस के लिए महंगाई एक बड़ा मुद्दा आप लोग भी मानते हैं? लाजमी है कि आम जनता के लिहाज से देखा जाए तो सबके लिए बहुत बड़ा मुद्दा है, तो क्या आप लोग इस मुद्दे पर मुखर होकर अपनी आवाज उठाएंगे? इसके लिए कुछ रणनीति बनाई जा रही है, और इनेलो के इस प्रदर्शन को लेकर आप क्या कहेंगे? दीपिका जी, देखिए, सबसे पहले कांग्रेस ने प्रदर्शन किया है महंगाई को लेकर। 18 मई से लेके 12 मई तक हर जिले के ऊपर कांग्रेस ने जोरदार प्रदर्शन किया महंगाई के ऊपर। पहले कांग्रेस प्रदर्शन कर चुकी है। कांग्रेस हमेशा से अपना जो मुख्य विपक्ष का जो है वो निभा रही है, मुख्य विपक्ष की भूमिका पूरी तरह से निभा रही है। और ये जो सरकार है हरियाणा के अंदर, इनकी नैतिकता बिल्कुल खत्म हो चुकी है। ये लोग नैतिकता के अंदर नहीं रहे, ना हरियाणा के ना भारत के। एक समय ऐसा था जब भी कोई नैतिकता की बात आती थी तो 1956 के अंदर एक रेल दुर्घटना हो गई थी, माननीय लाल बहादुर शास्त्री जी ने उस टाइम रिजाइन कर दिया था। और ये तो अनैतिक लोग हैं, भ्रष्टाचारी लोग हैं। इन लोगों को तो बिल्कुल हया नहीं, इनको ये नहीं पता कि महंगाई कितनी बढ़ी हुई है, इनको ये नहीं पता भ्रष्टाचार कितना हुआ है, इनको ये नहीं लगता कि बेरोजगार कितना है। अरे आज एक छोटी युवाओं के अंदर कितना रोष है, ये सारे भारत ने देखा, युवाओं के अंदर रोष की चिंगारी कितनी जल रही है। ये महंगाई, बेरोजगारी, इन भ्रष्टाचार, इन सब का आपस में मेल है। आज डीजल और पेट्रोल के रेट देख लीजिए, भवन निर्माण के रेट देख लीजिए, स्वास्थ्य और चिकित्सा के रेट देख लीजिए। मैं अभी आपको एक आंकड़ा देता हूं, जब इन्होंने सरकार संभाली 2014 के अंदर, उस टाइम डॉलर का रेट जो था, यूएस डॉलर का रेट 61 रुपए था। आज वो डॉलर का रेट 97 रुपए। ये सरकार आने के बाद है, इनका कभी डाउन नहीं गया। 2014 में पेट्रोल जब कांग्रेस की सरकार गई थी 65 रुपए रेट था, आज 102 रुपए रेट है। डीजल के रेट 53 रुपए थे 14 में, आज 95 रुपए रेट है। दूध जो हर आदमी यूज करता है, बच्चा यूज करता है, गृहिणी यूज करती है, 32 रुपए रेट था, आज 80 रुपए लीटर के हिसाब से रेट है। घी 500 रुपए था, आज 1500 रुपए किलो भी घी, अच्छा घी आपको अवेलेबल नहीं होगा। हर की दाल 75 रुपए थी, आज 118 रुपए रेट है। मसूर 65 रुपए, 85 रुपए आज रेट है। मूंग और उड़द उस टाइम 70 रुपए थे, आज 120 रुपए है। सीमेंट के भाव उस टाइम 250 रुपए थे, आज 400 रुपए सीमेंट के कट्टे के रेट है। सरिया 38 रुपए किलो था, आज 62 रुपए से 70 रुपए तक सरिये का रेट है। ईंट उस टाइम 3500 रुपए थी, आज 8000 का रेट है। ये इनको नजर नहीं आता क्या? इनके पास जो है इकोनॉमिकल एनालिस्ट नहीं है, सिर्फ इनकी हया खत्म हो चुकी है, जनता का डर भाव इनको खत्म हो चुका है। आज ये वो लोग हैं जो फिल्मों को तो टैक्स फ्री करते हैं, लेकिन कफन के ऊपर जीएसटी लगाते हैं। इनकी शर्म खत्म हो चुकी है, और जनता जो है इनको दौड़ा कर पिटेगी, वो समय आने वाला है। महंगाई जनता कब तक? ठीक है, मैं हरपाल जी लौटूंगी आपके पास में। रविंद्र जी, पूरे पैनल की आपने आवाज सुनी होगी, बात सुनी होगी। महंगाई की मार जिससे जनता त्रस्त है, आए दिन हम देख रहे हैं कि कुछ ना कुछ महंगाई हो रहा है। आज 1 जून है, नया महीना शुरू हुआ है, और नए महीने की शुरुआत के साथ जो लोगों ने न्यूज़पेपर की हेडलाइंस पढ़ी, उसने झटका दे दिया लोगों को। वाजिब सवाल विपक्ष पूछ रहा है कि जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जब दाम स्थिर थे तो उसका लाभ जनता को नहीं मिला, और उसके बाद अब जब अस्थिरता आई है तो उसका नुकसान जरूर जनता को झेलना पड़ रहा है। अब इस महंगाई के हल्ला बोल पर क्या कहेंगे, कैसे जस्टिफाई करेंगे आप? दीपिका जी नमस्कार, सभी दर्शकों को प्रणाम, मेरे सभी साथी प्रवक्ताओं को नमस्कार। दीपिका जी,
सबसे पहले तो जो महंगाई की बात है, महंगाई की जो दर थी वो 2013 के अंदर 10.02% थी और जो घट करके 2025 के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अंदर जो 3.30% पर आ गई है। और लेकिन अब की बार जिस प्रकार से वैश्विक जो संकट है, वैश्विक संकट के कारण ये जो अनुमानित जो रहेगी वो 4.70 रहेगी। ये दोनों जो प्रवक्ता जो बात कर रहे थे, इन्होंने कहीं पर भी इस बात का जिक्र नहीं किया कि संकट जो है वो वैश्विक संकट है। देखिए, भारत में पिछले समय से चीजें जो हैं वो स्थिर चल रही थी। भारत की इकोनॉमी हमारी लगातार ग्रोथ कर रही है और चौथी दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्था हम इस समय हैं और तीसरी अर्थव्यवस्था बनने जा रहे हैं। लेकिन इस समय जो संकट है वो वैश्विक संकट है। जो तेल के जो रेट हैं वो इंटरनेशनल मार्केट के रेट हैं और तेल जो है वो हम आयात करते हैं। हमारे यहाँ पर तेल हमारे पास उपलब्ध नहीं है। हमारे पास जो चीजें हम आयात करते हैं उन आयात चीजों के कारण आज तेल की और अन्य वस्तुओं के कारण जो महंगाई है उसमें कोई दो राय नहीं है कि वो महंगाई बढ़ रही है। लेकिन भारत ने स्थिति को संभाला है। आज भारत की सरकार का हमें धन्यवाद देना चाहिए कि जो वैश्विक संकट है वो 3 महीने से चला हुआ है। 3 महीने के अंदर 2.5 महीने जो हैं वो तेल के रेट बिल्कुल नहीं बढ़ाए गए, बल्कि उनके अंदर से 10% जो ड्यूटी है वो 10% ड्यूटी उनके अंदर से कम की गई थी। अब सिर्फ थोड़े से रेट बढ़े हैं और वो रेट भी जो हैं यदि आप उनको देखेंगे, जहां पर जो लोग युद्ध के अंदर हैं या जिनके कारण युद्ध हो रहा है या जो आसपास के जो देश हैं वहां पर भी यूएसए के अंदर जैसे 50% बढ़ा है और ब्रिटेन में 35% बढ़ा है, पाकिस्तान में 60% बढ़ा है, न्यूजीलैंड के अंदर 88% बढ़ा है, ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी 50% बढ़ा है। और हालात आज दुनिया के जो हैं, भारत के अंदर ना कोई सप्लाई की दिक्कत आई, भारत के अंदर सप्लाई चेन हमारी ठीक रही, भारत की सरकार ने सभी चीजों को कंट्रोल किया। आज भी कोई दिक्कत नहीं है। आज भी भारत की जो सरकार है वो अपना जो डीजल है और अपना जो पेट्रोल है और जो गैस है उसके स्टॉक को बढ़ा रही है, अपनी अवेलेबिलिटी को बढ़ा रही है। हमारे पास 70 दिन का स्टॉक हमारे पास अवेलेबल है और आगे भी हमें कोई दिक्कत नहीं है। भारत में इन चीजों की कोई दिक्कत नहीं आई। और जो दूसरी बात है, देखिए, दूसरे देशों के अंदर हमने सिर्फ निवेदन किया, हमने ये निवेदन किया, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि डॉलर के रेट को ध्यान में देखते हुए और तेल की कीमत को ध्यान में देखते हुए हमें कुछ चीजों को कंट्रोल करना चाहिए। हमें हवाई यात्राओं को कंट्रोल करना चाहिए। हमें जो मीटिंग्स हैं वो मीटिंग्स हमें अपनी ऑनलाइन करनी चाहिए या और रिक्वेस्ट जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने की है। लेकिन दूसरे देशों के अंदर तो कंपल्सन लगी है। यूएस के अंदर कई राज्यों के अंदर घर से काम चल रहा है। श्रीलंका के अंदर बुधवार को नेशनल हॉलीडे है। यूके में जो गाड़ियों की जो स्पीड लिमिट है वो 80 कर दी गई है। फ्रांस के अंदर जो छोटे डोमेस्टिक प्लेन है वो बिल्कुल बंद कर दिए गए हैं और जर्मनी के अंदर जो है रविवार को कार फ्री कर दिया गया है। ऐसे ही बांग्लादेश के अंदर जो शॉपिंग मॉल है वो 7 बजे बंद हो जाते हैं। ऐसी बहुत सी उन्होंने जो है वो कंपल्सन लगाती है। लेकिन भारत के अंदर तो लगा दी है रविंद्र जी, कंपल्शन तो लगा दिया आपने, तमाम देशों के एग्जाम्पल भी दे दिए। बहुत ठीक बात है कि आप उस चीज को भी स्टडी कर रहे हैं। लेकिन अगर जरा यहाँ की अगर हम केस स्टडी करेंगे, हमारे जो देश में एक बहुत बड़ा तबका है, सर प्लीज एक सवाल सुन लीजिए, कि एक बहुत बड़ा तबका है जो रेस्टोरेंट्स को और इन चीजों को अफोर्ड नहीं कर पाता है। वो रेडी पटरी पर ही आधारित रहता है। चाहे हम मजदूर गरीबों की बात करें, 10 रुपए 20 रुपए की चीजें खाकर अपना जीवन यापन लोग करते हैं जो बाहर रह रहे हैं, चाहे मजदूरों की बात करें चाहे किसी की। अब जब कमर्शियल सिलेंडर, हमने पहले देखा कि कितना एकदम से इजाफा होता है, आज फिर इजाफा हुआ कमर्शियल सिलेंडर। तो ये जो इजाफा है, कैसे, क्या आप इसे जस्टिफाई कर पाएंगे कि सिर्फ कमर्शियल सिलेंडर तक है? क्योंकि देखिए ये तो पूरी सप्लाई चेन होती है। अगर सिलेंडर के दाम बढ़े हैं, फ्यूल के दाम बढ़े हैं, तो हर एक चीज आने वाले समय में महंगी होगी। इससे इत्तेफाक रखते हैं आप या नहीं? दीपिका जी, जिस दिन ये संकट आया था उस संकट के अंदर हमने जो सबसे पहला जो निवेदन किया था देश की देवतुल्य जनता से, ये किया था कि हम सबसे पहले अपने घर की जो हमारी डोमेस्टिक गैस है, हम सबसे पहले डोमेस्टिक अपनी गैस की सप्लाई की पूर्ति करेंगे। उसके बाद हम कॉमर्शियल के ऊपर जाएंगे और उसके बाद हम कॉमर्शियल के ऊपर जा रहे हैं। देखिए, ये संकट वैश्विक संकट है, ये हमारे द्वारा उत्पन्न किया गया नहीं है। इसमें भारत की कोई गलती नहीं है, इसमें हमारे देश की कोई गलती नहीं है, इसमें हमारी सरकार की कोई गलती नहीं है। और रही बात यह है कि वहां से जो आयात हो रहा है, उन आयाती चीजों के ऊपर ही नहीं है कि सिर्फ फर्क पड़ रहा है, हमारे ऊपर भी फर्क पड़ रहा है।
हमारा बासमती का चावल जाता था, उसके ऊपर भी फर्क पड़ रहा है। हमारी जो चाय, फल और सब्जियां जो उन देशों के अंदर जहां युद्ध चला हुआ है उनके अंदर जाती थी, उनके ऊपर हमें भी दिक्कत आ रही है। ऐसे ही ऑटो कंपोनेंट्स, केमिकल्स और जो चीजें हैं, हमारी भी डिमांड घटी है। ऐसी बात नहीं है कि जो चीजें वहां से हमारे पास आ रही हैं वो हमें महंगी पड़ रही हैं, हमें भी यहाँ से जो चीजें वहां पर हम सप्लाई करते हैं उनके अंदर भी दिक्कत आ रही है। और ये जो संकट है, ये संकट सदा सदाई चलने वाला नहीं है। ये जो महंगाई है, ये महंगाई ठीक है, आज के समय के अंदर जो महंगाई हो रही है, भारत के अंदर सारी चीजें कंट्रोल के अंदर है, लेकिन जो महंगाई थोड़ी बहुत हो रही है वो वैश्विक संकट के कारण है। और उस वैश्विक संकट का कोई ये नहीं है कि वो जो है कि वो लंबा समय तक चलेगा या सारा समय ही वो चलता रहेगा। फिर भी उसके नाते माननीय दाम बढ़ गए हैं वो कम तो होंगे नहीं रविंद्र जी? बिल्कुल कम होंगे दीपिका जी, पहले भी कम होते आए हैं। जो तेल का रेट है, तेल के रेट के ऊपर से ऑलरेडी जो 10% ड्यूटी है, 10% ड्यूटी हमने अपने यहाँ पे कम कर दी है। सबसे पहले हमने एक पैकेट अगर 1 लीटर अमूल के दूध की या मदर डेयरी के दूध की बात करें तो 70 से 72 रुपए पहुंच चुका है। और क्या आपने देखा है कि अगर 72 रुपए तक दाम पहुंच गए हैं तो क्या अब जो स्थिरता आएगी उसके बाद ये दाम कम होंगे? आप बताइए। दीपिका जी, इसके अंदर सिर्फ भारत की सरकार नहीं लगी हुई है, इसके अंदर सारी दुनिया की सरकारें लगी हुई हैं। ये जो संकट है वैश्विक संकट है, और इस संकट का जितनी जल्दी हल निकलेगा, और जैसे ही हल निकलेगा वैसे ही जो टेम्परेरी जो महंगाई आई है, ये टेम्परेरी जो महंगाई है वो कम भी होगी। तेल के रेट जो है वो कम भी होंगे, ये कम भी होंगी। समस्या तो यही है ना कि आप लोग इसे टेम्परेरी महंगाई कह रहे हैं, लेकिन ये टेम्परेरी नहीं है। जो दाम बढ़ जाते हैं वो फिर कम होने बहुत ही मुश्किल हो जाते हैं। ऐसे बहुत कम केसेस देखे गए हैं। कोई ब्रांड्स अगर इजाफा कर देती हैं। देखिए दीपिका जी, ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि जैसे हमने 10% अपनी ड्यूटी को कम किया है, जो सरकार ने अपना 10% उसके अंदर से कम किया है, उसको कम कर दिया। तेल का रेट जो है जब इंटरनेशनल मार्केट के अंदर जो नीचे आएगा तो वो नीचे आएगा, और यहाँ पर भी कम होगा। उसके अंदर जो ऑलरेडी जो फॉर्मूला जो बना हुआ है, जो उसके अंदर कैलकुलेशन से, जिस कैलकुलेशन से वो बढ़ता और घटता है, वो इंटरनेशनल मार्केट के हिसाब से बढ़ता घटता है, तो उसके नाते वो कम भी आएगा। चलिए ठीक है रविंद्र जी। अमित नेहरा जी, ठीक है रविंद्र जी, मैं लौटूंगी आपके पास में। अमित नेहरा जी, अगर अभी की स्थिति ठीक है, मान लेते हैं कि जिस तरह के हालात हैं वो सिर्फ भारत नहीं बल्कि पूरा विश्व इन हालातों से जूझ रहा है, लेकिन अगर भविष्य के परिप्रेक्ष्य में मैं आपसे समझना चाहूं तो अभी जिस तरह से रविंद्र जी जिन चीजों का जिक्र कर रहे हैं, कुछ छोटा छोटा एग्जाम्पल अगर मैं आपको आपके जरिए समझने की कोशिश करूंगी। दूध के दाम बढ़ गए, तेल के दाम बढ़ गए, रोजमर्रा की जो चीजें हैं उनके दाम में इजाफा हो गया, 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए। आने वाले समय में हालात जब स्थिर होंगे तो क्या आप अपने पत्रकारिता के अनुभव से ही बता दीजिएगा, एक आम नागरिक होने के अनुभव से बताइएगा कि उसका जो आपने कितनी बार ऐसा देखा है कि जो बढ़े हुए दाम है उन्हें कम किया जाता है, जनता को असर उसका फायदा मिलता है? देखिए दीपिका जी, बड़ी अच्छी बात आपने कही है। दिक्कत ये है, ये सच है कि ये वैश्विक संकट है, ग्लोबल क्राइसिस है, और उसमें भारत का कोई कसूर नहीं है। लेकिन भारत में जिस तरह इससे निपटा गया, इस क्राइसिस से, वो ठीक नहीं रहा। ये हमें धन्यवाद देना चाहिए। जो राज्यों में चुनाव हुए उसके कारण जनता कुछ दिन के लिए बच गई, वृद्धि के कारण, तेल वृद्धि के कारण। जैसे ही संपन्न हुए विधानसभा चुनाव, अचानक प्रधानमंत्री जी आते हैं और घोषणा करते हैं कि बहुत बड़ा संकट है। संकट तो 28 फरवरी से ही शुरू हो गया था। जैसे होम रूल बंद हुआ, सारी चीजें गड़बड़ हुई, उसी टाइम मैनेजमेंट अगर कर लेते। अब भी दिक्कत ये है देश के साथ, देश की जनता के साथ, कि उनको ये नहीं पता फ्यूचर का कि कितना ऊपर तक जाएगा दाम पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का। और मान लीजिए ठीक है, संकट है, लेकिन आज के दिन मान लीजिए $100 पर बैरल है रेट। वैसे तो नीचे आ चुका है, 95-96 डॉलर बैरल है, लेकिन 2012, 13, 14 का दौर देखिए। उस समय जो इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल का जो रेट था वो $150 बैरल तक पहुंच गया था। लेकिन उस समय क्या था कि मनमोहन जी ने एक बड़ा प्लान लिया, एक बड़ा फैसला लिया कि ऑयल बॉन्ड दे दिए जाएं पेट्रोलियम कंपनी जितनी भी थी। वो पेट्रोलियम बॉन्ड जो दिए, उनसे क्या हुआ कि 60 से 65 रुपए तक पर लीटर आपने पेट्रोल डीजल दिया जनता को। और उनका ये मानना था जब इंटरनेशनल मार्केट में
क्रूड ऑयल के रेट सस्ते आएंगे तो ये बॉन्ड वापस दे दिए जाएंगे इनको, उसका पैसा वो वापस हो भी रहा है। वो बॉन्ड मेरे ख्याल से 5 लाख करोड़ के आसपास का था उनका मूल्य, लेकिन इस सरकार ने तो 25 लाख 30 लाख, कोई कह रहा है कि 40 लाख करोड़ तक कमा लिए हैं। तो ये चीजें अब भी पॉसिबल है। दिक्कत ये है जनता के सामने रोजाना जो खबरें आ रही है सरकार की तरफ से, अपुष्ट खबरें आ रही है कि संकट इससे भी ज्यादा गहरा हो सकता है। या तो ये क्लियर कीजिए कि कहां तक जा सकता है, आप कितने रेट पे मार्केट से खरीद रहे हो, कितना स्टॉक है। कोई कहता है 70 दिन का स्ट्रेटेजिक स्टॉक है हमारे पास, कोई कहता है 50 दिन का है, कोई कहता है 35 दिन का है। एग्जैक्ट जब तक नहीं पता चलेगा जनता को तो ये स्थितियां गड़बड़ ऐसी ही रहेंगी। लोगों के सामने भी थोड़ा सा अंधेरा सा है कि क्लियर नहीं है चीजें। आज के दिन किसी से भी पूछ लीजिए नागरिक के साथ कि कल क्या रहेगा, कल पेट्रोल के दाम बढ़ेंगे या घटेंगे, तो एक एक्शन प्लान होनी चाहिए। हालांकि पहले ये कहा जाता था जब भी बात होती थी कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के दाम सेंट्रल गवर्नमेंट तय नहीं करती क्योंकि पेट्रोलियम कंपनीज तय करती हैं। लेकिन ये तो पूछा जा सकता है कि भाई पिछले जो 1.5-2 महीने थे संकट के, उस समय क्यों नहीं बढ़ाए कंपनीज ने दाम? तो कहीं ना कहीं तो चीजें गड़बड़ है ही। तो ये चीजें क्लियर करनी चाहिए, और जब तक क्लियर नहीं होंगी तब तक असमंजस की स्थिति बनी रहेगी देश के साथ। ठीक है जी दीपिका। ठीक है, मैं लौटती हूँ और अभी इस बीच देखिए एक बड़ी खबर सामने आ रही है। पहले दर्शकों को एक जानकारी दे देते हैं कुछ आज ही के प्रदर्शन से जुड़े हुए। देखिए एसपी के साथ अर्जुन चौटाला की बहस हुई है, करीब 15 मिनट तक बताया जा रहा है कि पुलिस से बहस हुई है। डीसी को ज्ञापन देने के लिए पहुंच रहे थे इनेलो विधायक, और इस दौरान रोहतक एसपी गौरव राज पुरोहित से उनकी बहसबाजी हुई है। अर्जुन चौटाला ने एसपी से कहा है कि मैं तेरे से बात नहीं कर रहा, वो भी हम आपको सुनाएंगे। इनेलो विधायक हैं अर्जुन चौटाला, जिनको पुलिस ने रोका और इसके बाद ये तीखी नोकझोंक देखने को मिली है। अर्जुन चौटाला के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था। महंगाई के खिलाफ इनेलो ने प्रदर्शन किया। ज्ञापन लेने के लिए बाहर डीसी नहीं पहुंचे और इसके बाद सचिवालय के गेट पर धरने पर अर्जुन चौटाला बैठ गए, और इसी की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए, ये 2 तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हैं, किस तरह से नोक-झोंक होती रही। करीब 15 मिनट तक ये बहस चली। अब सुनिए क्या कुछ हुआ। प्रशासन में जी कई लोग होते हैं, उनके ना बड़ा वहम होता है। कई लोग थोड़े सरकार के चाटुकार ज्यादा होते हैं, उनके कहीं ना कहीं होता है कि हम सरकार को राजी कर लें। उनको नहीं, ये नहीं पता भी ये सरकारें आती हैं और जाती हैं, ये बदलती हैं। आपको जनता के साथ, लोगों के साथ अच्छे से व्यवहार करना चाहिए। अल्टीमेटली लेना पड़ा ना ज्ञापन, आना पड़ा उनको नीचे, आना पड़ा नहीं आना पड़ा। और चलिए एक बार फिर से चर्चा का रुख करते हैं। रेड्डू जी, मैं आपका रुख करूंगी और आपसे समझना चाहूंगी, आप लोगों ने आज प्रदर्शन तो किया, दिन भर बखूबी हम लोगों ने देखा कि किस तरह से आवाज उठाई। आपकी पार्टी के बड़े नेता भी मुखर होकर आवाज उठाते रहे, लेकिन क्या आपको लगता है कि इन प्रदर्शनों से जो आम जनता है सरकार तक कुछ आवाज पहुंच पाएगी, आम जनता का कुछ लाभ हो पाएगा? आगे की क्या रणनीति रहेगी? क्या इसी तरह घेराबंदी करने का और आप लोग रोड मैप तैयार कर रहे हैं? देखिए दीपिका जी, आपके प्रश्न का जवाब देने से पहले मैं एक बात कहना चाहूंगा आपके चैनल के ऊपर कि जब कोई राजनीतिक दल किसी भी प्रकार की बात को उठा करके ज्ञापन देने के लिए जाता है, प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन दिया जा रहा है और पार्टी का एक विधायक है, क्या ये डीसी का प्रोटोकॉल नहीं बनता है कि वो जनता की आवाज जो ज्ञापन के रूप में हम उठा रहे हैं वो स्वयं आकर के उस ज्ञापन को लेने का काम करें? आखिर ये सरकार के निर्देश है या अधिकारियों में इतनी ज्यादा एक अहम की बात आ गई है, भाई हम विपक्षियों का ज्ञापन क्यों ले? ज्ञापन तो विपक्ष ही देता है, सरकार के तो लोग देते नहीं है। तो आखिर ये कौन सा तरीका इस सरकार में एक शुरू हो चुका है कि डिप्टी कमिश्नर महोदय आकर के ज्ञापन लेने में भी अपने आप को या अपनी तौहीन समझता है या अपने आप को छोटा समझता है, या वो इतना अहम दिखाने का काम करते कि भाई हम ज्ञापन नहीं लेंगे। ये एक स्वच्छ लोकतंत्र में अच्छी बात नहीं है। उनको खुद आकर के ज्ञापन लेना चाहिए और सरकार के पास हमारी आवाज को भेजने का काम करना चाहिए। अब आता है दीपिका जी आपका प्रश्न। देखिए, निश्चित तौर पर जो आज इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने पूरे हरियाणा प्रदेश में इतना एक जोरदार प्रदर्शन करने का काम किया, और आप लोगों ने भी देखा होगा किस प्रकार से लोगों की भीड़ जुटी और लोग अपने मन से
सिर्फ ये पता लगा कि इनेलो प्रदर्शन कर रही है महंगाई के ऊपर, अपने आप वहां पर लोग पहुंचे और उन्होंने उस भीड़ को बढ़ाने का काम किया। निश्चित तौर पर सरकार के पास बात गई है, पहुंची है। आप जैसे जो प्रसिद्ध एंकर हैं, मीडिया हाउसेज हैं, उनके माध्यम से बात जरूर सरकार तक पहुंची है, उन्होंने समझा भी है। लेकिन सरकार इसके ऊपर क्या एक्शन लेती है वो तो सरकार जाने, लेगी कि नहीं लेगी, जनता को राहत देना चाहती है कि नहीं चाहती है। लेकिन अगर चाहे सरकार तो राहत दे सकती है। अभी ये भाजपा वाले कहते हैं कि ग्लोबल क्राइसिस है। मेरे भाई कहां से ग्लोबल क्राइसिस आ गया, मुझे ये समझाने का काम करे। हमारी ये बात समझ में नहीं आ रही कि ग्लोबल क्राइसिस है। हमारी ऐसी कौन सी मजबूरी थी, मैं पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट के लोगों से, नेताओं से, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री से, भाई जब रूस हमारे को सस्ता तेल दे रहा था तो ऐसी क्या मजबूरी थी कि हमने रूस से तेल लेना बंद कर दिया? सस्ता में तेल मिल रहा है वो लेना बंद कर दिया और महंगा तेल हम खरीद रहे हैं। उधर से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि हम तुम्हारे को 20 दिन की और मोहलत देते हैं रूस से तेल खरीदने की, हम 10 दिन की और मोहलत देते हैं तुम्हारे को रूस से सस्ता तेल खरीदने की, उसके बाद हमारे से ही खरीदना पड़ेगा। और धीरे धीरे अंत में जो है ना रूस से तेल खरीदना बंद कर देते हैं, अमेरिका का महंगा तेल खरीद। तो आखिर क्या मजबूरी हुई है इंडिया की? ये बात भी तो सरकार बताए जनता को, भाई इस मजबूरी में हमें महंगा तेल हम खरीद रहे हैं और इसीलिए इसके रेट बढ़ रहे हैं। दूसरी बात, कोरोना काल में कितना रुपए पे बैरल आ गया था, फ्री में भी बैरल मिल रहे थे कि फ्री में उठा लो, हमारा तेल कंज्यूम नहीं हो रहा है। और बहुत ही इतना डाउन 40, 45, 35, 25 रुपए तक का भी बैरल आ गया। उस टाइम कोई कितना रेट घटाया? अब ये कह रहे हैं कि जब सस्ता होगा तो रेट घटाया भी जाएगा। कौन भरोसा करे, कौन विश्वास करे कि घटाया जाएगा? अरे भाई जब कोरोना काल में तेल कंपनियों को ये हो रखा था कोई हमारा तेल कंज्यूम करवा दे, हम इसको कैसे कंज्यूम करें, समुद्रों में उल्टा फेंकने पर मजबूर हो रखे थे और जबरदस्ती तेल उठा रहे थे। कितना आपने कितना रेट घटाया? सेम रेट रखा। और आज 4-5 दिन पहले एक पेपर में मैंने पढ़ी थी एक न्यूज कि जियो की कंपनी ने लगभग 1 साल में लगभग 9 लाख करोड़ रुपए का प्रॉफिट कमाया। इसी तरह एक और कंपनी थी जिसका 10 लाख करोड़ रुपए का प्रॉफिट कमाया। अरे ये प्राइवेट कंपनियां लाखों करोड़ रुपए का प्रॉफिट कमा रही हैं और फिर भी आप इनको छूट दे रहे हो। क्यों नहीं आप इनके चेक करते अकाउंट्स को, क्यों नहीं आप इनके रेट्स को चेक करते? भाई जब आप प्रॉफिट में चल रहे हो, इतने बाहरी प्रॉफिट में चल रहे हो, तो क्यों आप रेट बढ़ाने की बात करते हो? क्यों नहीं सरकार इनसे हिसाब लेने का काम करती? पहले कांग्रेस के टाइम में कंपनी अथराइज नहीं होती थी, गवर्नमेंट रेट फिक्स किया करती थी और गवर्नमेंट अपने हिसाब से रेट फिक्स करते थे, आप इतनी ही बढ़ोतरी कर सकते हैं। लेकिन जो ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, इन्होंने खुला फ्री हैंड दे दिया कंपनीज को, आप बढ़ाएं या घटाएं। आप प्राइवेट बिजनेसमैन हो तो घटाए तो क्यों गा? आज रविंद्र जी गारंटी दो हमारे को, जब क्राइसिस खत्म हो जाएगा तो ये वापस रेट हो जाएंगे 10-10 रुपए प्रति लीटर के, 20-20 रुपए प्रति लीटर के वापस करवा दोगे आप? जो कि आज जो है ना अब 100 रुपए प्रति बैरल चल रहा है, ये 60 रुपए भी आएगा, 50 रुपए भी आएगा। तो क्या इसको आप बिल्कुल नहीं होगा दीपिका जी, कोई रेट डाउन नहीं आने वाला। बिल्कुल सही कह रही हो कि कोई रेट डाउन, जो रेट एक बार जहां पहुंच गया उससे वापस आने वाला नहीं है। अमूल ने कभी रेट नहीं घटाना है, वीटा ने कभी रेट नहीं घटाना है, जियो ऑयल कंपनी कभी रेट नहीं घटाएगी, रिफाइनरीज कभी रेट नहीं घटाएगी। ये जिस बड़ा सवाल है ना कि आप जो ब्रांड्स हैं जो अब इजाफा तो कर दे रहे हैं तुरंत, क्योंकि उन्हें भी जस्टिफाई करना है कि किस तरह से महंगाई की असर में उनकी कंपनियां आ रही हैं। लेकिन वो जो डाउनफॉल है ना, अगर एक बदलाव, ये वैश्विक संकट खत्म होगा तो वो बहुत ही कम, कभी इस तरह के हालात क्योंकि पहली बार नहीं हुए, इससे पहले भी हुए हैं और ऐसा नहीं देखा गया है कि बहुत ज्यादा कुछ बढ़े हुए दामों में कुछ अंतर देखने को मिले। मैं लौटूंगी आपके पास में। हरपाल जी, आपने जैसे कि शुरू में जिक्र किया कि कांग्रेस पार्टी वो पार्टी थी जिसने शुरू से ही इस मुद्दे पर आवाज उठानी शुरू की थी, प्रदर्शन किया था। ठीक है, विपक्ष में आप और जरूरी है कि आप लोग इन मुद्दों पर आवाज उठाएं, प्रदर्शन करें। लेकिन मैं यहाँ पर यह समझना चाहूंगी कि क्या प्रदर्शन ही एकमात्र जरिया है या कोई और वैकल्पिक रणनीति है जिससे इस संकट से विपक्ष के तौर पर आप लोग अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करें, सीधा फायदा इसका आम जनता को मिले, सरकार तक आपकी आवाज पहुंचे? देखिए, हम लोकसभा के अंदर, विधानसभा के अंदर, दीपिका जी सारी जगह आवाज उठा रहे हैं। हम सड़कों के ऊपर भी आवाज उठा रहे हैं। अभी हमारी पार्टी जल्द ही हर जगह, हर नुक्कड़ पे, हर ग्रामीण क्षेत्र में सारी जगह जाकर जनता को, अब आप एक चीज देख लीजिए,
प्रधानमंत्री आज तक कभी भी प्रेस को, मीडिया को जवाब नहीं देते। सिर्फ वो मीडिया को संबोधित करते हैं ताकि मीडिया उनसे पूछ ना ले कि भाई ऐसे ऐसे कैसे। वैश्विक संकट इन्होंने अपने आप पैदा किया हुआ है। वैश्विक संकट क्यों नहीं ये सस्ते दामों पे तेल खरीद रहे? आज ये अडानी, अंबानी और अपने समर्पित जितने भी बड़े बड़ी कंपनियां हैं उनके कर्जे माफ तो कर रहे हैं, लेकिन तेल के रेट नहीं घटा रहे, दूसरी चीजों के रेट नहीं घटा रहे, उनके कर्जे माफ किए जा रहे हैं। इन्होंने BSNL को डुबो दिया, लेकिन अपनी समर्थित पार्टियों की कंपनियों को उठाते जा रहे हैं। तो यह इनकी जो नीतियां हैं वो नीतियां भी महंगाई के लिए बहुत ज्यादा जिम्मेवार हैं। क्या इन्होंने स्वास्थ्य का जो है, स्वास्थ्य का कुछ सोचा है? चिकित्सा का जो स्वास्थ्य का कुछ सोचा है? शिक्षा की कहां पे इन्होंने कमी की है? शिक्षा में दिन प्रतिदिन महंगाई, कोचिंग सेंटरों पे महंगाई, स्कूलों में फीस, कॉलेजों में फीस, उच्च शिक्षा पे महंगाई, क्या वो कम हुई है? एक खाली तेल की बात ना करो, खाद्य सामग्री कितनी ज्यादा है। आज सब्जी जो हम उत्पादन कर रहे हैं, सब्जियों के दाम कितने आसमान को छुए हुए हैं, फलों के दाम कितने आसमान को छुए हैं। ये सब इनकी गलत नीतियों के कारण है। जनता पिस रही है। जब चुनाव आ जाता है वहां ये खुले तौर पे पैसे रिश्वत के तौर पर बांट देते हैं, जनता को इनके बहकावे में आ जाती है, बाद में ये लूट के खाते हैं सारी चीजों को। इनको महंगाई एक समस्या नजर नहीं आती, सिर्फ भाषण देना जानते हैं। हम प्रधानमंत्री जी ने एक बात कह दी, विदेशों में ना जाएं। क्या प्रधानमंत्री विदेशों में जाना बंद कर चुके हैं? आज ये जगह जगह रैली कर रहे हैं, अपनी रैलियां क्यों नहीं बंद कर रहे? मन की बात में हजारों आदमी इकट्ठे बैठ के मन की बातें सुनते हैं। क्या वो मन की बात सुनने के लिए इकट्ठे होते हैं? वहां डीजल पेट्रोल नहीं लगता। आज ये सिर्फ और सिर्फ ये जनता का पैसा लुटे जा रहे हैं। इनको कोई अगर जवाब पूछने वाला होता है, उनको देशद्रोही पैदा कर देते हैं, उनको ये मतलब पाकिस्तान समर्पित पैदा कर देते हैं। लेकिन ये पूरी तरह से जनता के पैसे को लूट कर खा रहे हैं। और ये आज कोई वैश्विक संकट नहीं, ये इनका बनाया हुआ संकट है। आज जनता की अगर आवाज इनके मन में होती, जनता के प्रति स्नेह होता, जनता का प्यार होता, तो सस्ती चीजें खरीदेंगे। दूसरे देश कहते हैं हमारे से खरीदो, उन देशों से क्यों नहीं खरीद रहे? अमेरिका के इतने दबाव में क्यों है? प्रधानमंत्री आए, मीडिया का जवाब दें, मीडिया को बताएं हम किस दबाव में खरीद रहे हैं। इनका तो ना खाता ना बही, जो गरीब मंत्री कहे वो सही, इनका हाल ये है। ठीक है रविंद्र जी, अब क्या जवाब देंगे? देखिए विपक्ष जो सवाल तो उठाए गए, और आप भी जब विपक्ष की भूमिका में थे, तो आप लोग भी इसी तरह सवाल उठा रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे। दर्शकों को सबसे पहले तो मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ, देश में किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। तेल का जो स्टॉक है, तेल का स्टॉक पूरा है, गैस का स्टॉक पूरा है, सारी चीजें कंट्रोल में हैं, और लंबे समझौते दूसरे वैकल्पिक मार्गों के साथ हो चुके हैं। और देश के अंदर जो अन्य जो वैकल्पिक जो रास्ते हैं, उन रास्तों को खोज लिया गया है। दूसरे देशों के साथ बातचीत हो चुकी है। किसी भी तरीके की जनता को दिक्कत करने की जरूरत नहीं है। और दूसरी ये जो बात कर रहे हैं कि हम दूसरे देशों से तेल नहीं खरीद सकते, हम कहीं से भी कोई हमारे ऊपर पाबंदी नहीं है, हम सबसे तेल खरीद सकते हैं, सबसे तेल खरीद रहे हैं, हमारे देश के ऊपर कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो तय करना है वो हमारी इंटेलिजेंस को तय करना है, हमारी सेना को तय करना है कि हमें क्या रास्ता अपनाना है। ये अपनी बात कर रहे हैं। इनके समय के अंदर भारत के प्रमुख व्यक्तियों के दूसरे देशों के एयरपोर्ट के ऊपर कपड़े उतरवा लिए जाते थे। ये जिस समय की बात कर रहे हैं, उस समय के अंदर बड़े बड़े नेता घड़ियों की तस्करी के अंदर पकड़े जाते थे। और आज जो इंडियन नेशनल लोकदल जो प्रदर्शन कर रही है, ये प्रदर्शन कोई जनता के लिए नहीं है, इनका चौधरी देवीलाल की विरासत के लिए प्रदर्शन है। रणजीत सिंह चौटाला जी, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, वो कह रहे हैं कि चौधरी देवीलाल को जो इलेक्शन हराया वो इंडियन नेशनल लोकदल ने हराया था। दुष्यंत जी का और इनका आपस का कि कौन आगे निकलेगा, इस प्रकार का इनका कंपटीशन चल रहा है। इनके जो विधायक आज एसपी के साथ झगड़ा कर रहे हैं, जिसको आज एसपी के साथ झगड़ा कर रहे हैं, वो 4-5 दिन पहले कह रहे थे कि वो कॉकरोच जनता पार्टी के विधायक बन गए हैं, वो कॉकरोच बन गए हैं। ये आपस में सोच करके निर्णय नहीं कर पा रहे हैं। इनको सिर्फ ये लगता है
ये सिर्फ जनता को बहकाना चाहते हैं। आपस में इनका कंपटीशन है, उस कंपटीशन के नाते ये अपनी विरासत के आगे कि चौधरी देवीलाल जी का वारिस कौन बनेगा, इस प्रकार की लड़ाई के अंदर लगे हुए हैं। और कांग्रेस के समय के अंदर क्या था, किस प्रकार से बड़ी बड़ी लाइनें लगती थी, गैस इनके समय के अंदर मिलती नहीं थी। मतलब आप कह रहे हैं कि महंगाई के मुद्दे के जरिए अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रही है ना लोग, अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। लेकिन मुद्दा तो महंगाई का उठा रहे हैं ना, वो सड़कों पर जाकर ज्ञापन दे रहे हैं। एक और मामला सामने आया जहां डीसी बाहर नहीं निकले, उनकी बात नहीं सुन रहे हैं। 5 दिन पहले तो वो कह रहे थे कि वो कॉकरोच जनता पार्टी के विधायक हैं, आज वो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के विधायक हैं। तो इस प्रकार की ये बातें चल रही हैं। आज पब्लिक के बीच में हमें पैनिक नहीं क्रिएट करना चाहिए। देखिए 2.5 महीने पहले जब ये संकट चला था उस समय पैनिक तो सर क्रिएट हो रहा है ना। अगर रोज रोज सोचिए कि अगर रोज रोज इस तरह पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ेंगे, रोज रोज सामानों के दाम बढ़ेंगे, तो इंसान लाजमी एक आप प्रवक्ता के नाते नहीं, आप एक आम जनता के नाते सोचकर देखिए प्रोस्पेक्टिव। हम दीपिका जी सारी चीजें सरकार के कंट्रोल में है। सरकार ने सबसे पहले 10 रुपए जो कम करने का काम किया वो ड्यूटी के अंदर से कम करने का काम किया सरकार ने। और उसके बाद सरकार ने हर जिले के अंदर डिप्टी कमिश्नर की और डीएफएससी की सबकी ड्यूटी लगाई। कहीं पर भी कोई पैनिक नहीं होना चाहिए, कालाबाजारी नहीं होनी चाहिए। सारी चीजों को रोका जा रहा है। सारी व्यवस्थाएं जो हैं वो भारत के कंट्रोल में है। भारत में मतलब आप कह रहे हैं कि सारे हालात ठीक हैं? सारे हालात भारत के ठीक हैं, दूसरे देशों की अपेक्षा में ठीक है। वैश्विक संकट जैसे ही खत्म होगा ये सारी चीजें सामान्य आएंगी। मैंने जैसे आपको कहा कि हमारी जो महंगाई सर नोटेड, अगर ये हालात ठीक होते हैं और जिस तरह से आप दावा कर रहे हैं तब जरूर आपको डिबेट में हम इनवाइट करेंगे। और तब आप बताइएगा कि ये जो दाम बढ़े हुए हैं, क्या जो ब्रांड्स है, कंपनियां हैं, अगर 10 रुपए का इजाफा किया है तो क्या वो 10 रुपए अपनी बढ़ोतरी को वापस लेंगे या नहीं? ये खैर आगे भविष्य का मुद्दा है। दीपिका जी मैंने पहले भी निवेदन किया था कि कांग्रेस की सरकार में 2013 के अंदर महंगाई दर 10.02% थी और जो घट करके 2025 के अंदर 3.30% पे आ गई थी। अब की बार जो वैश्विक संकट है, वैश्विक संकट के कारण ये 4.5 से आगे जाने का हमारा अनुमान है। लेकिन ये जैसे मैंने आपको दूसरी बात में बताई कि इसका ऐसा नहीं है कि इसका महंगाई के ऊपर ही फर्क पड़ रहा है, हमारी चीजों के ऊपर भी फर्क पड़ रहा है। हमारा बासमती का चावल है, हमारी चाय है, हमारी फल सब्जियां जो हमारी उन देशों को जाती थी उनके ऊपर दिक्कत है। उनकी डिमांड के अंदर हमारे पास भी कमी आई है। हमारी ऑटो कंपोनेंट्स, केमिकल्स डिमांड, इनकी सबकी जो डिमांड है वो घटी है। लेकिन ये वैश्विक संकट ऐसा नहीं है कि ये खत्म नहीं होगा, ये खत्म होगा और ये सारी चीजें कंट्रोल में आएंगी और भारत दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है। आज भारत, चलिए ठीक है, उम्मीद तो यही है कि जल्द से जल्द ये संकट खत्म हो और सब यही दुआएं कर रहे हैं। मेरे पास समय कम है, छोटे छोटे कमेंट्स लेने हैं। अमित जी बहुत शॉर्ट में फाइनल कमेंट दे दीजिएगा। पहली बात तो ये है कि भारत आज 5वीं नहीं बल्कि 6ठी अर्थव्यवस्था है। बीजेपी प्रवक्ता को शायद ये 7वीं होगी हाँ, तो वो नीचे गिर चुकी है। ताइवान जैसा जो छोटा सा देश है उसकी जो शेयर मार्केट वो हमारे से बड़ी हो गई है। ये बहुत सारी चीजें, चलो इस बहस में नहीं पड़ते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बात बार बार कहते हैं, आपदा में अवसर। तो हमें आपदा में अवसर देखना चाहिए। आपदा में अवसर क्या है कि हमारा जो स्ट्रेटेजिक रिजर्व है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का, वो कहते हैं कि 70 दिन का है। तो इस समय हमारे पास मौका है, एक स्ट्रेटजी बनाई जाए कि वो ज्यादा कैसे किया जाए। वो 100 दिन का किया जाए, 150 दिन का किया जाए। वो एक हमारा रिजर्व है, स्ट्रेटेजिक रिजर्व जो होता है उस देश को एकदम स्टैंड स्टिल ना हो जाए, देश में आपातकाल ना लगे, उसके लिए हमें योजना अभी तैयार करनी चाहिए। चलिए ठीक है अमित जी, मैं माफी के साथ रोकूंगी क्योंकि समय कम है, इसलिए चर्चा को यहीं समाप्त करना पड़ेगा। आप सभी